नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 5 राज्यों के चुनाव में हर पार्टियां सक्रिय हैं और पूरी ताकत लगा रही हैं। चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई है और सीट आवंटन का काम भी लगभग पूरा हो रहा है। ऐसे में देखना यह है कि कौन सी पार्टी कहां पर बहुमत से जीत हासिल करती है। लेकिन जब हम विचार करते हैं कि कांग्रेस की परख हो जाएगी इन चुनावों से 5 राज्यों के, तो हमें एक सकारात्मक नज़रिया सामने आता है, हमारे सामने आता है। और साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अब तक की सियासी कूटनीतिक गतिविधियों का भी जायजा मिलता है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, किन किन राज्यों में सरकार बनेगी, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से सर्वे चीख चीख करके राहुल गांधी और कांग्रेस के पक्ष में अपने निर्णय सुना रहे हैं, उससे यही लगता है कि कांग्रेस की 5 राज्यों में जीत होने जा रही है। पहले की कांग्रेस अब नहीं रह गई है। 2018 या 2019 या 2014 की कांग्रेस नहीं रह गई है, बल्कि कांग्रेस में मंत्र फूंकने का काम, जान फूंकने का काम राहुल गांधी ने जिस चमत्कारिक ढंग से किया है, उसे 5 राज्यों के चुनाव से जाना जा सकता है। और चुनाव के जब परिणाम आएंगे 3 दिसंबर को, तब माना जा सकता है कि कांग्रेस कितना शक्तिशाली हुई है और वह इंडिया का कितना बड़ा घटक दल है और वह इंडिया को संगठित करके किस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी इंडिया गठबंधन की गतिविधियां रुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है या मृत प्राय हो गया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर से इंडिया गठबंधन सक्रिय होगा और पूरे देश में रैलियां करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की हवा निकालेगा। साथियों, आज 2 सर्वे आए हैं, एक राजस्थान के ऊपर और दूसरा मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के सर्वे में जी न्यूज़, जो कि गोदी मीडिया का सबसे बड़ा घटक है, गोदी मीडिया में जो सबसे बड़े 2 चैनल हैं, आज तक और जी न्यूज़, तो जी न्यूज़ का सर्वे आया है। और ताज्जुब की बात है कि जी न्यूज़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भारी जीत की ओर दिखा रहा है। कांग्रेस को 132 से 146 सीटें कांग्रेस के हिस्से में दिखा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 84 से 98 सीटें दे रहा है जी न्यूज़। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 46% है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 41% है। और अन्य को 5 सीटें देने का ऐलान किया है जी न्यूज़। जी न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करता है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का गुणगान करता है और जिस तरह से एक तरफा खबरें प्रेषित करता है, उससे तो हमें लगता है कि आज के जो सर्वे उसने दिया है, उसमें भी कोई उसकी
रणनीति या कूटनीति परिलक्षित होती है। क्योंकि अगर जी न्यूज़ जो कि चरण चुंबक का काम करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो विपक्ष की सराहना करने लगे और कांग्रेस को आगे दिखाने लगे, तो उसके मूल कैरेक्टर पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और सोचने के लिए इंसान विवश हो जाता है कि कोई न कोई चाल इसमें ज़रूर है। वो चाल क्या हो सकती है? वो चाल ये हो सकती है कि कांग्रेस को जब पता चलेगा कि उसकी 132 से 146 सीटें आ रही, तो उसके नेता गदगद हो जाएंगे, चुनाव प्रचार में कुछ कमी करेंगे, क्योंकि जब गदगद हो जाएंगे और उन्हें विश्वास हो जाएगा कि वो जीत रहे हैं, तो पहले की तरह आक्रामकता से प्रचार नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया चाल हो, नई कूटनीति हो, जो जी न्यूज़ का वो इस्तेमाल कर रहे हों और जी न्यूज़ के बहाने कांग्रेस को खुश कर रहे हों, इसलिए कि कांग्रेस हवाई हो जाए और जी न्यूज़ के सर्वे के आंकड़ों में उलझ करके चुनाव प्रचार में कमी लाए। दूसरा राजस्थान से है सर्वे जो कि आया है इंडिया टीवी का। इंडिया टीवी भी चरण बंधन करने में आज तक और जी न्यूज़ से कम नहीं है। रजत शर्मा इसके प्रमुख हैं और रजत शर्मा का जो शो होता है जनता की अदालत, उसमें प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं, या कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो उस अदालत में न गया हो। तो इंडिया टीवी का कहना है कि बीजेपी को 200 से 125 सीटें राजस्थान में मिल रही हैं और कांग्रेस को 72 सीटें, 200 में 72 सीटें मिल रही हैं। अब देखिए इसमें किसका दावा सच होता है, मध्य प्रदेश में जी न्यूज़ का या फिर राजस्थान में इंडिया टीवी का। लेकिन हमें लगता है कि यही इंडिया टीवी, यही एबीपी न्यूज़, यही आज तक कई महीनों से राजस्थान में कभी कड़ी टक्कर दिखाता था तो कभी गहलोत की जीत दिखाता था। लेकिन अभी आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी ने ईडी का इस्तेमाल राजस्थान सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को सम्मन भेज करके जिस तरह से ईडी ने डरवाया था, उसके बाद भी इनके हौसले कम नहीं हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार जीतने जा रही है और इसी वजह से घबराए हुए प्रधानमंत्री को सूझ नहीं रहा है कि किस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी से डरवाया जाए और इनके चुनाव प्रचार को कम किया जाए या चुनाव प्रचार को रोक दिया जाए, इनके नेताओं को जेलों में ठूंस करके, और जनता के बीच ये संदेश दिया जाए कि ये भ्रष्टाचारी थे, इसलिए इन्हें ईडी ने, सीबीआई ने, आईटी ने गिरफ्तार किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चाल सफल होती उसके पहले ही अशोक गहलोत ने दांव खेला और लोक कल्याणकारी, लोक लुभावन कार्यक्रमों की बाढ़ ला दिया। अभी कल उन्होंने घोषणा किया कि हर छात्र को लैपटॉप दिया जाएगा। इसी तरह से रसोई गैस, फ्री बिजली, तमाम तरह की रियायतों की घोषणा की है। किसानों की कर्ज माफ़ी की, किसानों को सहायता राशि देने की, तमाम तरह की महिलाओं को सहायता राशि देने की, तमाम तरह की घोषणाएं की है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह
घबराए हुए हैं और इसी वजह से सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग कर रहे हैं अशोक गहलोत के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने जब अमित शाह ऑपरेशन लोटस चला करके गहलोत सरकार को गिराने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का उपक्रम किया था, तो जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने ऑपरेशन लोटस को नाकाम किया था, उसी मुस्तैदी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोई भी गतिविधियां जो राजस्थान में की जा रही हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं अशोक गहलोत। सीबीआई, ईडी, आईटी का जो अभी इस्तेमाल किया गया था, इसका उल्टा असर पड़ रहा है राजस्थान में। यह बात भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया। उसके बाद सीबीआई, ईडी, आईटी का नाम नहीं लिया जा रहा है और न जिन लोगों को आज सम्मान दे करके बुलाया गया था, उन्हें जोर दे करके बुलाया भी नहीं गया। जिस तरह से अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहा कि राजनीतिक साजिश, राजनीतिक पूर्वाग्रहों के तहत सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान वासियों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना अपने समय में लोक कल्याणकारी कार्य किया था और हमने कितना किया है, इसको भी याद रखना। और सिर्फ जितना किया था उतना ही नहीं, उसके आगे बढ़ करके छात्रों को, बेरोजगारों को लैपटॉप देने का काम राजस्थान सरकार करेगी 3 दिसंबर को जीतने के बाद। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी ब्रह्मास्त्र, कोई भी एजेंडा 5 राज्यों के चुनाव में कामयाब होता नहीं दिख रहा है। राजस्थान में ही कड़ी टक्कर की बात कह करके मीडिया ने माहौल बनाया था कि हो सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाए। और अभी भी मीडिया, आज जो इंडिया टीवी का सर्वे आया है, तो अभी भी ये जिता रही है। लेकिन वहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं, वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर हैं, ऑब्जर्वर हैं, अगर उनकी माने तो अशोक गहलोत पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें लेकर के इस बार राजस्थान में अपनी सरकार बनाएंगे। 2018 के चुनाव में 100 सीटें अशोक गहलोत लाए थे और 200 का आंकड़ा है, 200 सीटें हैं कुल राजस्थान में, तो 101 सीटें आना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को तोड़ लिया था और अखिलेश यादव की माने तो उनके भी एक प्रतिनिधि, एक सदस्य को जो कि जीत करके आया था, उनका भी समर्थन लिया था। इस तरह से अशोक गहलोत की सरकार बनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा और भी जितने राज्य हैं, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर अगर देखा जाए, निष्पक्ष रूप से देखा जाए, तो बीआरएस है जिसके प्रमुख केसीआर हैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। क्योंकि 5 सालों में एंटी इनकम्बेंसी ने भी काम किया है और राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के कर्नाटक तक को जीतने का उपक्रम किया है और जितना उनका कद बढ़ा है, उसका असर तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। क्योंकि तेलंगाना भी कर्नाटक से सटा हुआ है, कर्नाटक की हवा तेलंगाना पहुंच रही है। इसलिए सबसे बड़ी क्या मुख्य पार्टी बीआरएस को पीछे छोड़ दिया है कांग्रेस ने, और फ्री रेवड़ियाँ जिसे कहा जाता है या लोक कल्याणकारी काम कहा जाता है, उसमें भी कांग्रेस किसी से पीछे नहीं है बल्कि सबसे आगे है। कई तरह की लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों की वहाँ सूचना दी गई है, जन जन तक पहुँचाई गई है सूचना। जिस तरह से कर्नाटक में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचा करके
चुनाव जीता गया था, वही रणनीति तेलंगाना के लिए भी काम कर रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने बीआरएस को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता करके लोगों का, मतदाताओं का मन मोहित करने का काम किया है, मतदाताओं को बीआरएस के खिलाफ भड़का करके कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना के कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने काम किया है, उससे ज़मीनी स्तर पर वहाँ देखने में आता है कि कांग्रेस की जीत होने जा रही है। मणिपुर जलता रहा, अभी भी जल रहा है। 6 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं गए और जो मणिपुर का कलंक है वह पीछा नहीं छोड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का। मणिपुर से सटा हुआ मिजोरम है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी 7 नवंबर को सबसे पहले वहीं से चुनाव प्रारंभ हो रहा है। तो मिजोरम में अभी मिजो नेशनल फ्रंट MNF की सरकार है। कांग्रेस के 5 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का 1 विधायक है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी तीसरे नंबर पर है। अगर देखा जाए तो MNF पहले नंबर पर है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर की पार्टी वहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी। तो पहले और दूसरे नंबर को जीतने की संभावना मिजोरम में ज़्यादा है। और ज़्यादा संभावना तो ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मणिपुर के हालात का जायजा लिया था, मणिपुर में जा कर के वहाँ के पीड़ितों के आंसू पोंछा था और मणिपुर की घटना, मणिपुर के कलंक को उजागर किया था, उससे राहुल गांधी के प्रति सिंपैथी, हमदर्दी मणिपुर में भी बढ़ गई है और मणिपुर से लगे हुए मिजोरम में भी। और भारत जोड़ो यात्रा की भनक सिर्फ उसी जगह नहीं है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पदयात्रा किए थे, बल्कि पूरे भारत में इसकी गूंज दिखाई देती है। और मिजोरम में भी भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा राहुल गांधी को मिल सकता है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने मिजोरम में जा कर के चुनाव प्रचार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया है, MNF को घेरने का काम किया है, उससे लगता है कि बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस मिजोरम में लड़ रही है और जीतेगी। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा किला भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर रमन सिंह ने 3 बार अपनी सरकार बनाई है, 3 बार डबल इंजन के सरकार बनी है। लेकिन पिछले 2018 में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई और उसके बाद से जिस मजबूती के साथ भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अपना सिक्का जमाए हुए हैं, पिछड़ों पर, दलितों पर, OBC पर खास रूप से नज़र रखे हुए हैं और आदिवासी समाज को सबको लेकर के साथ चल रहे हैं। और जिस तरह से पिछड़ी जातियों की जनगणना की बात जब चली है तो छत्तीसगढ़ ने भी OBC जनगणना कराने की बात मानी है, राजस्थान ने भी मानी है, मध्य प्रदेश में भी जनगणना कराई जाएगी। इस तरह से OBC का लगभग 60% वोट हर राज्यों में है और OBC की अगर सिंपैथी, हमदर्दी कांग्रेस को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस में राहुल ने जो काम पिछले दिनों या पिछले महीनों में या पिछले वर्षों में किया है, वैसा चमत्कारिक काम अभी तक किसी ने नेता ने नहीं किया था, न कांग्रेस के नेता ने, न बीजेपी के नेता ने। और जिस तरह से RSS की चारों तरफ भद्द पीट रही है, RSS का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है और RSS प्रमुख बौखला करके तरह तरह के बयान जारी कर रहे हैं और उल्टे सीधे बयान जारी कर रहे हैं जो उनके एजेंडे के खिलाफ हैं। ऐसी बातें कह रहे हैं
तो कौन विश्वास करेगा आरएसएस पर, कौन विश्वास करेगा भारतीय जनता पार्टी पर। आरएसएस प्रमुख का कहना है कि हमने 2000 साल से ज़्यादा ओबीसी पर अत्याचार किया है, उन्हें गुलाम बनाया है, उनका शोषण किया है, इसलिए उन्हें कम से कम 200 महीने तक आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों के खिलाफ है। यही भागवत बिहार चुनाव के दौरान बोले थे कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। आरक्षण की समीक्षा का सीधा सा मतलब है आरक्षण को हटाया जाना चाहिए, और उस कथन की इतनी प्रतिक्रिया हुई थी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ गई और विपक्ष हावी हो गया। तो अब मोहन भागवत उल्टी गंगा बहा रहे हैं और आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। तो साथियों, एक समय ऐसा भी आने वाला है बहुत जल्दी ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने को ओबीसी कहते हैं, वो भी ओबीसी कार्ड को खेलना शुरू करेंगे और कहेंगे कि हमें जिताइए लोकसभा चुनाव और हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे। लेकिन अब अगर वो कहते हैं तो उनके ऊपर विश्वास करने वाला कोई नहीं है। जितनी लोक लुभावन बातें, जितने जुमले, जितने झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, अब उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। ना कोई ओबीसी विश्वास कर सकता है, ना दलित, ना आदिवासी, ना मुसलमान, कोई भी नरेंद्र मोदी के जुमलों पर, उनके लोक लुभावन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो ज़मीन तैयार की है पहले से, वो ज़मीन ख़त्म हो चुकी है और उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर कुछ सोचे समझे ईडी का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे भी जनता अच्छी तरह से देख और समझ रही है। और कौन भ्रष्टाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है, इस चीज़ को भी जनता देखने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।